Hello everyone. I hope you are all doing well. Okay, so we will start our today's topic, that is the cell cycle, right? So where the cell cycle begins. Okay, let's go back to Rudolf Virchow, who stated that उन्होंने ये बोला था कि जो सेल है ना वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया था, जो कि सेल थ्योरी में लेटर इंक्लूड हुआ था, राइट? ये तो आप लोगों को पता ही है। तो एक सेल कहाँ से आता है? एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। जैसे कि अभी मान लो हम लोग अभी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, हम लोग भी एक ही सेल से स्टार्ट हुए थे, लेकिन वो अभी इतना मल्टी सेलुलर बिलियंस ऑफ सेल है हमें अभी हमारे पास। वो कैसे बना? वो सेल साइकिल के थ्रू ही बना है। एक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने के सफर में यही काम आया है, सेल साइकिल। तो ये एक प्रोसेस है जहां सेल क्या करता है, अपना जो जीनोम कंटेंट होता है ना, जो भी डीएनए कंटेंट होगा या जो भी क्रोमोसोम कंटेंट होगा, उसको डुप्लीकेट करेगा। फिर बाकी सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं या फिर सेल का जितना भी कंटेंट है उसको रेडी करेगा। उसके बाद फिर वो डिवाइड होगा। ये जो सीरीज ऑफ इवेंट होता है ना, इसको कहा जाता है सेल साइकिल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेल साइकिल इज। Okay, so let's start our today's topic, that is the cell cycle. Okay, we will study a lot about today's topic, right? Okay, so here it is mentioned in your NCERT also. You have to remember this line. आप लोगों को ये याद ही रखना है कि सेल साइकिल का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है कि by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituent of the cell. other constituent of the cell मतलब वही सेल का जो सेल का साइटोप्लाज्म ले लो या फिर सेल का डिफरेंट जो भी ऑर्गेनेल ले लो, उसको भी तो डबल करना है ना, क्योंकि दो सेल में डिवाइड हो रहा है। अगर दो भाई के बीच में अगर डिवीजन हो रहा है, प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है, तो सारे चीज तो इक्वली डिवाइड होंगे। तो सारे सेल ऑर्गेनेल पहले डुप्लीकेट करेंगे, उसके बाद और सेल ऑर्गन ले लो या फिर सेल का जितना भी कंटेंट है सारे डुप्लीकेशन होगा, उसके बाद ही सेल का बंटवारा होगा, ठीक है। एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, दैट इज टर्म एज अ सेल साइकिल। ये तीनों इवेंट मिलाकर सेल साइकिल स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर आते हैं, हाँ, तो सेल का जो डिवीजन है ना, वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टू सेल डिफर करता है। उसका टाइम जितना भी लगता है, सपोज कर लो, मान लो कि एक जो हार्ट का सेल को डिवाइड करने के लिए और एक तुम्हारा वो क्या स्टोमक का सेल ले लो, क्योंकि वो बहुत ही रिपीटली डिवाइड करता है। तो स्टोमक का सेल ले लो, दोनों को डिवाइड करने के लिए ना डिफरेंट टाइम लगता है। सेम विद द ऑर्गेनिज्म, अगर ह्यूमन का सेल को डिवाइड करने के लिए अगर 24 आवर लग रहा है, तो एक ईस्ट के सेल को डिवाइड करने के लिए बहुत ही कम टाइम, जैसे कि 90 मिनट्स में हो जाएगा। अभी सपोज यहाँ तुम लोग बैठे हो, अभी अगर तुम्हारा सेल डिवाइड करना स्टार्ट होगा तो एग्जैक्टली सेम टाइम टुमारो दैट विल बी डिवाइडेड, कंप्लीटली डिवाइडेड, ठीक है। तो यही बोला गया है एनसीईआरटी में, यही बताया गया है कि सेल को ना डिवाइड करने के लिए जैसे ईस्ट सेल को 90 मिनट्स लगता है और ह्यूमन सेल को अप्रोक्सीमेटली 24 आवर। ये तो एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता सकता है कितना टाइम लगता है, ये अप्रोक्सीमेट टाइम है, ठीक है। उसके बाद आती है फिर ये सेल साइकिल का फेजेस। पहले तो जो सेल साइकिल का जो फेजेस होते हैं उसमें सेल पहले खुद को प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो उस प्रिपेरेटरी फेज को हम लोग कहते हैं इंटरफेस। दिस इज द प्रिपेरेटरी फेज, राइट, या फिर कह सकते हैं इसे रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज इसीलिए कहा जाता है कि सेल इस टाइम डिवाइड नहीं कर रहा होता है, रेस्ट में होता है, लेकिन ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। मेटाबॉलिकली, ये बहुत लोग गलत कर देते हैं कि रेस्टिंग फेज मतलब मेटाबॉलिकली भी इनएक्टिव होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मोस्ट एक्टिव इनफैक्ट, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है ये, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया इंटरफेज में। क्या होता है ना, जो सेल का साइकिल का जो टाइम होता है ना, सपोज कर लो 100% अगर उसको ले ले, तो 95% ऑफ द टाइम वो इंटरफेज में प्रिपरेशन में चला जाता है। जैसे कि तुम लोग ले लो, अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हारा बहुत सारे टाइम ना प्रिपरेशन में जाता है, और एग्जाम देने में, जब भी एग्जाम देने जाते हो तो बहुत ही कम टाइम लगता है, एक ही दिन लगता है एग्जाम देने के लिए, ठीक है। वैसे ही इंटरफेस जो कि प्रिपेरेटरी फेज है, वो सेल साइकिल के 95% ऑफ टाइम ले जाता है, ठीक है। उसके बाद आया इंटरफेज में, हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं 3 फेजेस में। जैसे कि पहला हो गया G1 फेज,
ठीक है, इसे हम लोग गैप 1 फेज भी बोलते हैं, गैप 1, क्योंकि ये पहला गैप होता है। उसके बाद जो रियल जो गेम होता है ना, गेम चेंजिंग फेज, वही होता है एस फेज, जैसे कि हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस फेज। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज, राइट। उसके बाद आता है फिर G2 फेज, जिसे कहा जाता है गैप 2 फेज। दिस इज द गैप 2 फेज। ठीक है, अभी हम लोग सेल साइकिल का जो डायग्राम है ना वो देखेंगे, तभी आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, फिर आया हमारा एम फेज, जैसे हम लोग कहते हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज, दिस इज द माइटोटिक फेज, जहां पे सेल का एक्चुअल डिवीजन होता है। ठीक है, ओके। तो माइटोटिक फेज में भी ना 2 फेजेस होते हैं। एक तो हो गया, देखो पहले अगर सेल का सारे चीज अगर मतलब डुप्लीकेट हो गए, सेल अभी प्रिपेयर हो गए हैं, तो पहले वो भी स्टेप बाय स्टेप होगा ना, वो जो डिफरेंस मतलब जो डिवीजन होगा, तो पहले क्या होगा, पहले वो अपना जीनोम को डिवाइड करेगा, उसके बाद ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और 2 सेल सेपरेट होंगे। तो पहले आता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, और कैरियो का मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है न्यूक्लियर, और न्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लिक एसिड के रिलेटेड टर्म जो भी है कैरी ऑन में आता है। और उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में सेल का डिवीजन, जैसे कि इंटरफेस 95% ऑफ टाइम ले रहा है, एम फेज को ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये बस 5% ऑफ द टाइम ऑफ द सेल साइकिल। जैसे कि अगर ह्यूमन सेल को अगर डिवाइड करने के लिए 24 आवर लग रहा है, तो उसका 95% ऑफ टाइम कहाँ जाएगा? इंटरफेस में जाएगा, और बस 5% में सेल डिवाइड होगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो हाँ, ये देख लो आप लोग, जो मैं बोल रही थी कि इंटरफेस, ये आप लोगों को पता ही चल रहा होगा। दिस इज द इंटरफेस, दिस 3 फेजेस, जैसे कि G1, S एंड G2। उसके बाद आता है M फेज। ठीक है, M फेज में फिर ये सेल का डिवीजन, आई मीन ये जो है ना, ये कैरियोकाइनेसिस होगा, ये चारों फेज कैरियोकाइनेसिस, और ये वाला फेज होगा साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल का डिवीजन होगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों का G1 फेज आ गया। G1 फेज में ये G1S G2 फेज, ये टोटल मिलकर 95% ऑफ टाइम लेंगे, और ये बस 5% ऑफ टाइम। ये तो आप लोगों को डायग्राम से पता ही चल रहा होगा। उसके बाद फिर एक छोटा सा फेज आता है, जैसे होता है G0 फेज। G0 फेज हम लोग आगे अभी ही पढ़ेंगे, कि ये पढ़ेंगे कि G0 फेज क्या होता है ना, अगर किसी सेल को, अगर सपोज करो किसी को ऐसा लगे, किसी ऑर्गेनिज्म को ऐसा लगे कि अभी ये सेल डिवाइड नहीं करना चाहिए, तो वो क्या करता है ना, सेल को एक क्विसेंट स्टेज में भेज देता है, जैसे कि रेस्टिंग फेज में भेज देता है। ठीक है, तो सेल उस टाइम पर डिवाइड नहीं करता, उसको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलता कि तुम जाओ डिवीजन करो, ऐसा नहीं, मतलब ये सिग्नल नहीं मिलता है। तो सेल बैठा रहता है, कब तक बैठा रहेगा? जब तक उसको फिर से सिग्नल ना मिले कि तुम्हें डिवाइड करना है, तब तक सेल बैठा ही रहेगा। ठीक है, उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज अभी हम लोग आगे ही पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल्स में। और क्विसेंट स्टेज में क्या होता है ना, मतलब जो सेल होता है ना, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। ऐसा नहीं है कि सेल मर गया है या फिर उसका जो भी सेल का जो भी प्रोसेसेस है वो बंद हो गया है। सेल का बाकी सारे प्रोसेसेस चलते रहेंगे, बस डिवीजन भी नहीं होंगे। ठीक है, ओके। तो इसे कहा जाता है G0 फेज। ये बस M फेज के बाद में ही आता है। M फेज से G1 फेज में जब सेल जाता होता है ना, तो उसके टाइम पे एक चेक पॉइंट आता है, उसी चेक पॉइंट में वो सब बंद कर देता है। ठीक है, ओके। एनसीईआरटी क्या बोलता है ये देख लेते हैं हम लोग। M phase represent the phase when the actual cell division or mitosis occur and the interphase is the phase between the two successive M phase। मतलब सोच लो, ये एक सेल बन गया, ये फिर उसके 2 सेल बन गए, तो यहाँ पर M बनेंगे, और इसके बाद फिर इनके 2 सेल बनेंगे। ठीक है, ये सपोज करो एक सेल का साइकिल चल रहा है, तो ये जो 2 सेल डिवाइड किए हैं, ये एक एम फेज और यहाँ पर एक एम फेज, इसके बीच में जो सिंथेसिस हुआ है, डुप्लीकेशन हुआ है सेल का, उसे हम लोग कहेंगे एस फेज।
It is significant to note that in the 24-hour average duration of the cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for only about an hour. सेल डिवीजन 1 ही घंटा लगता है. द इंटरफेस लास्ट फॉर मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, जो कि हम लोगों ने देख चुके हैं, अभी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन, जैसे कि कैरियोकाइनेसिस हो गया, यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा. द इंटरफेस दो कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज. Although interphase is called as a resting phase, it is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner. तो क्या होता है यहाँ सेल का ग्रोथ होता है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जो कि ऑर्डरली मैनर में चलता है. जैसे कि G1 में ग्रोथ होता है, एस फेज में डुप्लीकेशन होता है या फिर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. तो ये एक ऑर्डरली मैनर में चलता जाता है. ठीक है, तो एस इंटरफेस को डिवाइड किया गया है 3 फेजेस में, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, गैप 1, गैप 2 एंड मिडिल वन इज एस फेज. ओके, सो अभी हम लोग बात करेंगे G1 फेज के बारे में. ठीक है, G1 फेज में क्या होता है ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज अब द इंटरफेस. ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि ये लॉन्गेस्ट फेज होता है G1 फेज. दिस इज द longest phase of interphase and also the longest phase of the entire cell cycle. सेल साइकिल में जितने फेजेस होते हैं ना, उसमें भी वो लॉन्गेस्ट होगा और इंटरफेज में भी सबसे लॉन्गेस्ट फेज G1 फेज ही होगा. ठीक है, उसके बाद G1 फेज में as the cell is preparing itself for the next synthesis phase, तो सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस के लिए उसको क्या क्या चाहिए होगा, डीएनए चाहिए होगा, बहुत सारी एनर्जी चाहिए होंगे, एमिनो एसिड चाहिए होंगे, प्रोटीन्स चाहिए होंगे, आरएनए चाहिए होंगे, और जो भी मेजर सेल ऑर्गेनेल है उनका डुप्लीकेशन होगा. कहाँ होगा, G1 फेज में. तो किस किस का डुप्लीकेशन होगा, किस किस का सिंथेसिस होगा, न्यूक्लियोटाइड्स का होगा, एटीपीज का होगा, एमिनो एसिड्स का होगा, एमिनो एसिड से प्रोटीन्स बनेंगे, आरएनए का सिंथेसिस होगा, और सेल मेजर जितने भी है वो सेल ऑर्गेनेल सारे डुप्लीकेट होंगे. ओके, उसके बाद फिर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ग्रोथ ऑफ द प्रोटोप्लाज्म देखा जाएगा. क्या देखा जाएगा, प्रोटोप्लाज्म का ग्रोथ देखा जाएगा. प्रोटोप्लाज्म अगर ग्रोथ नहीं होगा तो फिर कैसे सेल साइकिल आगे बढ़ेगा. ठीक है ना, समझ में है. ओके, तो G1 फेज में क्या होता है, ये जो लॉन्गेस्ट फेज होता है ना, अगर ये 2 टाइप के हो सकते हैं. G1 फेज किसी किसी में शॉर्ट हो सकता है और किसी किसी में लॉन्ग हो सकता है. लॉन्ग किसमें होगा, अगर एक सेल को डिवाइड करने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है तो G1 फेज भी लॉन्गेस्ट होगा. अगर एक सेल को डिवाइड करने के लिए कम टाइम लग रहा है तो G1 फेज भी शॉर्ट ही होगा. जल्दी जल्दी उसको अगर बढ़ना है तो जल्दी जल्दी खा लो, जल्दी जल्दी बढ़ लो, जल्दी जल्दी कर लो, यही होगा. तो शॉर्ट किसमें होगा, एग्जाम्पल है मेरिस्टेमेटिक सेल. मेरिस्टेमेटिक सेल वो सेल होते हैं जो जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं. अरे सॉरी यार, ये शॉर्ट होगा और लॉन्ग. ओके, तो शॉर्ट किस में होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल में. मेरिस्टेमेटिक सेल वो सेल है जो प्लांट्स में ना रैपिडली ग्रो करते हैं, और वो कहाँ होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम में. ठीक है, जहाँ की बहुत रैपिड डिफिजन होता है, जैसे कि रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया या शूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, वहां रहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल और वो बहुत ही रैपिडली डिवाइड करते हैं. और लॉन्ग कहाँ होगा, लॉन्ग होगा जैसे कि हार्ट सेल ना बहुत ही कम डिवाइड करता है और फिर ओकेजनली डिवाइड करता है. और भी बहुत सारे सेल हैं जो कि बस अगर वो खराब हो जाए तो ही वो रिप्लेस होते हैं. ठीक है, जैसे कि हार्ट सेल में G1 फेज होगा ना, वो लॉन्गेस्ट होगा, और शॉर्ट किस में होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल में होगा. ठीक है, ये सब समझ में आ गया आप लोगों को. ओके, देन कम्स आवर एस फेज. क्या होता है एस फेज, दिस इज द सिंथेसिस फेज. ओके, हम लोग ये ब्लैक कलर ले लेते हैं. हाँ, तो क्या होगा, एस फेज को सिंथेसिस फेज कहा जाता है. ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेल साइकिल किस फेज में होता है. तो किस फेज में होता है, एस फेज में. जैसे कि हम लोग सिंथेसिस फेज कहते हैं, तो रेप्लिकेशन कहाँ होगा,
एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। सेंट्रियोल क्या होता है, ये तो हम लोग प्लांट सेल में सॉरी एनिमल सेल में पढ़े थे कि एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो कि उसके पास सेल मेम्ब्रेन भी नहीं होते हैं, और वो कहाँ पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। वो पेयर ऑफ सेंट्रियोल को क्या कहा जाता है, सेंट्रोजोम कहा जाता है। ये वही है जो स्पिंडल फाइबर रिलीज करेगा, स्पिंडल फाइबर जाके काइनेटोकोर को अटैच होगा। अभी हम आगे ही पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन आप लोगों ने सुना होगा तो भी ठीक है, नहीं सुना होगा तो भी। हिस्टोन प्रोटीन वो होता है, ये पैकेजिंग के टाइम पे काम आता है, ठीक है। अभी ना क्रोमोसोम कंडेंस होगा, कंडेंस होने के लिए उसको बहुत ही ज्यादा रैपिडली ऐसे कंडेंस जल्दी होना होगा, तो कंडेंस होने के लिए हिस्टोन प्रोटीन ही काम आती है, ठीक है। तो ये सिंथेसिस के टाइम पे एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन ही काम आएंगे। हाँ, और एक पॉइंट, हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट रहते हैं। ये आप लोग को रैपिडली ऐसे रिवाइज करते जाना है, ठीक है, ठीक है। तो जो डीएनए होते हैं ना सेल के अंदर, वो कैसे होते हैं ना, ऐसे थ्रेड लाइक होती हैं। अगर हम लोग सारे जितने भी डीएनए है, अगर सपोज ह्यूमन क्रोमोसोम को ले लो, इसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, 23 पेयर। अगर सारे को ऐसे एंड बाय एंड एक के बाद एक के बाद एक ऐसे धागा ज्वाइंट करते चले गए ना, तो ये कितना होगा लंबा, 2.2 मीटर का होगा, 2.2 मीटर का होगा। ओके, तो जब भी सेल को डिवाइड करना होता है ना, वो क्या फॉर्म करेगा, क्रोमैटिड, वो क्रोमैटिड फॉर्म करेगा। फिर ये क्रोमैटिड क्या करेगा, ये डुप्लीकेट होगा। ये रहा हमारा एक क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये यहां से अटैच रहेंगे और ये हो गया क्रोमैटिड। हाँ, दिस इज आफ्टर एस फेज, दिस इज ओनली आफ्टर एस फेज, ठीक है। ये ओनली आफ्टर एस फेज एज इट इज सिंथेसाइज हो चुका है। क्रोमैटिड वो सिंगल होता है, जब भी वो एस फेज से प्रोसेस होगा उसके बाद ये वाला क्रोमोसोम फॉर्म होगा, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, लोगस का मतलब होता है ओरिजिन। सेम ओरिजिन से अगर एक क्रोमोसोम आता है तो हम इसे होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो डुप्लीकेशन हुआ है ना, ये एक पॉइंट पे अटैच रहेगा। ये पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रोमियर। देखो, गलत मत कर देना, सेंट्रोजोम, सेंट्रोमियर, ठीक है, और सेंट्रियोल, ये सब अलग अलग चीजें, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों जो है ना, इन दोनों को क्या कहा जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड। एक ही मदर से निकले है ना, इसीलिए इन्हें बोला जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। ओके, सो एस फेज के बाद हमारा जो क्रोमोसोम होगा ना, वो ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा डुप्लीकेटेड हो जाएगा। ऐसा दिखना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाएगा, मतलब डुप्लीकेटेड हो जाएगा। ओके, उसके बाद आता है हम लोगों का G2 फेज। G2 फेज इज द गैप 2 फेज, ठीक है, जो कि ये तो लास्ट फेज है, इंटरफेस का लास्ट फेज। हाँ, तो बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं जो G1 फेज में डुप्लीकेट नहीं हो पाते हैं। उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी है ना, वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी। उनमें से ये जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये दोनों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन है, सेमी ऑटो ओके, सेमी ऑटोनोमस इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पास उनका खुद का कंट्रोल आधा रहता है और आधा कंट्रोल न्यूक्लियस से होता है, इसीलिए इन लोगों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है। कुछ एंजाइम के लिए ये लोग खुद के ऊपर खुद बना लेते हैं खुद से, और कुछ एंजाइम के लिए इन लोगों को डिपेंड करना पड़ता है न्यूक्लियस से, सेंट्रल न्यूक्लियस से, ठीक है। तो
इसलिए इन लोगों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इनके पास उनका खुद का सिस्टम होता है, खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, जिससे वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, जिससे वो सिंथेसिस करते हैं। जितना भी सारे काम होता है ना, वो ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन में ये लोग खुद कर सकते हैं, खुद का काम। हाँ, बस इनका जो अंदर का जो मतलब स्ट्रक्चर रहता है ना, वो मोर सिमिलर टू द प्रोकैरियोट्स। ये क्यों होता, ये हम जब लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे ना, तो ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का सिमिलरिटी प्रोकैरियोट से क्यों ज्यादा है, ये हम लोग तभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीनों जो ऑर्गेनेल है ना सेल का, ये कहाँ डुप्लीकेट होते हैं, G2 फेज में होते हैं। फिर आता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस। ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ लगेगा, वहां जाके लगेगा, कहाँ, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बनाता है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन क्या करता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। और ये स्पिंडल फाइबर कहाँ से रिलीज होते हैं, वो जो पेयर ऑफ क्या था, सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम से निकलते हैं ये स्पिंडल फाइबर। ये जाके अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर से। ये हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सम मोर आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस आर सिंथेसाइज्ड इन द G2 फेज। हाँ, ये याद रखने वाली बात है कि जितने भी सेल में जितने भी आरएनए एंड प्रोटीन्स का जो भी सिंथेसिस होगा ना, वो G1 एंड G2 फेज में होगा, S फेज में नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो एनसीईआरटी आपका बोलता है कि G1 फेज करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। ये तो हम लोगों को पता ही है, G1, ये तो पता ही है कि G1, उसके बाद आता है S, उसके बाद आता है G2। ठीक है, तो इससे पहले तो माइटोसिस हुआ ही होगा और इसके बाद माइटोसिस होगा। ठीक है, तो M फेज के बाद आता है G1 फेज। तो दिस इज अ सक्सेसिव फेज बिटवीन टू माइटोसिस, इंटरवल बिटवीन टू माइटोसिस। ये तो पता ही है तुम लोगों को। ठीक है, दिस इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन। तो ये माइटोसिस और डीएनए डुप्लीकेशन के बीच में जो फेज आता है ना, उसको हम लोग G1 कहते हैं। ड्यूरिंग द G1 फेज द सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव। सेल क्या होता है, मेटाबोलिकली एक्टिव रहता है G1 फेज में, मोस्ट एक्टिव रहता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डजंट रेप्लिकेट्स डीएनए। ग्रो करता है लेकिन डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं करता है। डीएनए का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, सिंथेसिस फेज में। मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग द टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अभी आते हैं। If the initial amount of DNA is denoted as 2C, it will be increased to 4C. तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि क्रोमोसोम डुप्लीकेट होंगे, नहीं। ये बोल रहा है कि ये जो क्रोमोसोम है ना, ये अभी अगर 2C है तो सिंथेसिस फेज के बाद ये क्या बन जाएगा, 4C। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर वही रहेगा, वही 23 के वही 23, इसमें भी 23 होगा, डुप्लीकेटेड में भी 23 होगा। ये जो C है ना, C इज नॉट फॉर क्रोमोसोम, C इज फॉर कंटेंट। ठीक है, ये बहुत लोग ऐसे गलत कर देते हैं कि ये डुप्लीकेटेड होगा तो क्रोमोसोम भी डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर 2C अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम है तो डिवीजन के सेल सिंथेसिस के बाद, S फेज के बाद 4C अमाउंट ऑफ डीएनए होंगे। ठीक है, okay, however there is no increase in the number of chromosome. ये याद रखने वाली बात है, no increase in the number of chromosome. If the cell had diploid number of 2n number of chromosome at G1 phase, even after the S phase the chromosome numbers remain the same, that is the 2n. अगर 23 pair of chromosome है G1 phase में, 23 pair, तो S phase के खत्म होने के बाद भी वही 20 और क्या होता है, हाँ, तो वही 23 पेयर ही रहेंगे। ठीक है, ओके। सो इन द एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, इन एनिमल सेल में क्या होता है, एस फेज में जो भी डीएनए का डुप्लीकेशन होता है वो कहाँ होता है,
न्यूक्लियस में, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप लोग को याद रखना है कि डीएनए का डुप्लीकेशन कहाँ होगा, न्यूक्लियस में, बट द सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। सेल ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। तो बस अगर डीएनए को छोड़ के डीएनए का डुप्लीकेशन कहाँ होगा, इंटू 2 कहाँ होगा, न्यूक्लियस में। और जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा साइटोप्लाज्म में। और जो भी सेल ऑर्गेनेल है उनका डुप्लीकेशन भी साइटोप्लाज्म में ही होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। सेल का ग्रोथ अभी भी चल रहा है। प्रोटीन्स का सिंथेसिस G1 फेज में और G2 फेज में होता है। आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस G1 और G2 फेज में होता है, एस फेज में नहीं होता है, ठीक है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गया, ये है सेल साइकिल रेगुलेशन। अगर एक प्रोसेस चल रहा है तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी चाहिए ही चाहिए। तो सेल की जो रेगुलेशन होता है ना, वो होता है काइनेजेस से। किससे होता है, काइनेजेस से। तो एक प्रोटीन होता है जिसके बोला जाता है साइक्लिन, ठीक है, एक होता है साइक्लिन्स। तो ये जो काइनेजेस होते हैं ना, जो काइनेजेस होते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये साइक्लिन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। साइक्लिन्स के ऊपर जब भी ये लोग डिपेंड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिन्स डिपेंडेंट काइनेजेस, ठीक है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, इसे कहा जाता है सीडीकेज। जब भी ये देखना ना, घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया, सीडीके क्या आ गया, नहीं, ये है साइक्लिन्स डिपेंडेंट काइनेजेस। ये बस एक एंजाइम है, ठीक है, ओके। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके। हाँ, तो अभी हम लोग बात करेंगे चेक पॉइंट्स के बारे में। चेक पॉइंट क्या होते हैं ना, जैसे तुम लोग जाते हो ना रोड में, तो वहां पे जगह जगह पे चेक पॉइंट होता है, चेक करने के लिए कि कुछ गलत तो नहीं जा रहा है, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं जा रहा है नेक्स्ट फेज में। हाँ, वही गलत को रोकने के लिए अगर सेल को चाहिए तो वो नेक्स्ट फेज में जाएगा। अगर सेल को नहीं चाहिए कि मुझे डिवाइड नहीं करना है, क्यों जबरदस्ती का क्यों डिवीजन करना है, तो वो नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके लिए ना चेक पॉइंट्स होते हैं। एक जो मेजर चेक पॉइंट होता है ना, वो G1 और S फेज के बीच में होता है। हाँ, G1 और S फेज में बीच में इसीलिए होता है कि सिंथेसिस फेज के अगर पहले से हो जाए तो डीएनए का जो कंटेंट है ना, वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मेजर चेक पॉइंट यही खत्म हो जाता है, मेजरली चेक यही हो जाता है। सेल अगर डीएनए का डुप्लीकेशन होगा तो फिर सेल को दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जो मेजर चेक पॉइंट होता है ना, वो G1 to S फेज ट्रांजिशन के फेज में होता है। Okay, so this is the major checkpoint and this is regulated by G1 cyclin and CDC2 kinases. ये आपको याद रखना है कि ये किससे रेगुलेट होता है। G1 cyclin, उसका नाम है, साइक्लिन का नाम है G1 cyclin and CDC2 kinase, साइक्लिन डिपेंडेंट 2 काइनेस, ठीक है, ओके। तो मेजर जो चेक पॉइंट है, एक G1S में होता है और G2M में होता है, ठीक है। G2M में भी चेक पॉइंट होता है, ये माइनर होता है, बहुत ही कम जगह पे काम देता है, ठीक है। ये माइनर चेक पॉइंट होता है, इसको कौन रेगुलेट करता है, एम साइक्लिन। साइक्लिन जो है ना, उसका नाम है एम साइक्लिन। और ये CDC2 साइक्लिन डिपेंडेंट 2 काइनेसेस से रेगुलेट होता है। ये भी साइक्लिन डिपेंडेंट 2 काइनेसेस से रेगुलेट होता है, वो भी रेगुलेट होता है, बस G1 और M का फर्क है, ओके ओके। उसके बाद क्या है ना, ये जो माइटोसिस और मियोसिस होते हैं ना, ये कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं, ये बस हम लोगों को जानना है कि माइटोसिस जो होता है ना, माइटोसिस ये सोमेटिक सेल में होता है, सोमेटिक सेल, ठीक है। और जो मियोसिस होता है, अभी हम लोग मियोसिस के बारे में भी पढ़ेंगे, वो कहाँ होता है, जर्म सेल। ये जर्म सेल कहाँ पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ के और कहीं भी सेल में जर्म सेल नहीं होते हैं, बस वहां पे ही मियोसिस होता है, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा ये सब, ठीक है। और माइटोसिस जो होता है सोमेटिक सेल में होता है, जो रोज तुम लोग जिस सेल से काम करते हो ना, वो है सोमेटिक सेल, ठीक है, ओके। तो ये जो माइटोसिस है ना, ये एनिमल्स के केस में क्या होता है, इसको चाहिए ही चाहिए, 2n नंबर चाहिए ही चाहिए, 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम,
46 क्रोमोसोम चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर ये नहीं कर सकता माइटोसिस, मैं नहीं कर सकता, ऐसा बोल देता है सीधा सीधा। बस इसका एक एक्सेप्शन है जो कि है हनी बी। हनी बी में क्या होता है, जो क्वीन होता है ना, क्वीन जो रेगुलेट करता है, हनी बी के बारे में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक लेके फिर कभी पढ़ेंगे कि क्वीन में मतलब हनी बी में जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, वो क्या करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे बाद में कि ठीक है। तो क्वीन जो होता है ना वो बस क्वीन ही 2n नंबर का होता है, ओके। और बाकी जितने होते हैं ना ड्रोन्स जो कि मेल होते हैं वो n नंबर के होते हैं बेचारे। मेल जो होते हैं उनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, रेगुलेशन भी नहीं होता उनके पास, जो मतलब जो उनका जो झुंड होता है ना उसको रेगुलेट क्वीन ही करता है, मर्दों का जमाना नहीं है यहाँ, ठीक है। ओके, तो ड्रोन्स में जो होता है हनी बी में, इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में भी माइटोसिस करता है, जो कि बाकी सारे एनिमल्स में नहीं होते। माइटोसिस करने के लिए 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम चाहिए ही चाहिए। प्लांट्स बेचारा उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम चलो 2n नंबर में हैप्लॉइड में कर लो, डिप्लॉइड में कर लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि algae में तुम लोग पढ़ चुके होगे, algae में, और जैसे कि ब्रायोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में तुम लोग पढ़ चुके होगे कि हैप्लॉइड्स में भी, जैसे कि तुम लोग पढ़े हो ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एन में भी वो माइटोसिस कर रहा था, हैप्लॉइड कंडीशन में भी माइटोसिस वो कर रहा था। इसीलिए प्लांट्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सेल हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, वो आराम से माइटोसिस कर लेता है, ठीक है। ओके ओके, तो अभी आता है हम लोगों का एनसीईआरटी क्या बोलता है, ठीक है। एनसीईआरटी बोलता है कि सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिविजन, जैसे कि हार्ट सेल। एडल्ट एनिमल में कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो डिवीजन करते हुए बहुत कम पाए जाते हैं। If needed, occasionally, they divide occasionally, if only needed, or to replace that cell because of cell injury or something. Okay, without that, you will not find the division of the cell. एक हो गया हार्ट सेल और एक है हमारा नर्व सेल। नर्व सेल यहाँ मेंशन नहीं है, नर्व सेल भी सेम कंडीशन में जाता है, ठीक है। दिस सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज, जैसे कि हम बोल रहे थे ना कि क्विसेंट स्टेज आ जाता है। क्विसेंट स्टेज में क्या करता है, सेल जो होता है ना वो सेल साइकिल के छोड़ के वो धर्मात्मा बन जाता है, योगी बन जाता है, मुझे नहीं डिवाइड करना है, मुझे अपना खुद का कॉपी बनाना ही नहीं है, वो चला गया, ठीक है, हिमालय में चला गया, उसे अभी कुछ भी नहीं करना है। ओके, तो उसी स्टेज को हम लोग कहते हैं क्विसेंट स्टेज, ठीक है। तो क्विसेंट स्टेज में सेल तब तक रहता है जब तक सेल को जरूरत ना पड़े कि अभी तुम्हारे घर में और कोई नहीं है, तुम्हें करना ही होगा, तुम्हें वंश को आगे बढ़ाना ही होगा। ये सिग्नल जब सेल को मिलेगा, उसी सेल को, वो जो जोगी हो गया है, तभी वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। यही बोला गया है, सेल इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर कभी भी जरूरत ना पड़े तो कभी भी वो नहीं आएगा। और ये सिग्नल कौन देते हैं इनको, सीडीके एंड साइक्लिन, ये दोनों यही है वो दोनों जो आके बोलते हैं सेल को कि तुम लोग डिवाइड करो। और ये अगर किसके घर नहीं जाते ना बिना इनविटेशन के, सेल का भी खुद का ईगो रहता है कि नहीं, ये दोनों मुझे बुलाने नहीं आए, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं, ये बदमाश, ये दोनों सीडीके और साइक्लिन, ठीक है। उसके बाद आता है इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि माइटोसिस कहाँ होता है, डिप्लॉयड सोमेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्सेप्शन क्या होता है, वेयर हैप्लॉइड सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, मेल हनी बी में क्या होता है, ड्रोन्स के केस में अगर वो हैप्लॉइड हो भी तो भी माइटोसिस से भी और ड्रोन्स बनाता है, ठीक है। अगेंस्ट दिस
The plant can show mitotic division in both haploid and diploid cell. From your recollection of example of alternation of generation in plants, ये तो हम लोग पढ़ चुके होंगे, तुम लोग ये पढ़े होगे अभी तक, ठीक है। ओके नेक्स्ट, हाँ अभी आता है माइटोसिस, ठीक है। अभी तो सब खत्म हो गया है, अभी बस इस बेचारे को ऐसे छक कट कर देना है जैसे कि सेल दो भाग हो जाए, ठीक है। ये हो गया चाकू, चाकू वाला फेज है ये। फिर इसमें होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है वो न्यूक्लियस का डिवीजन। उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में भी ना 4 फेजेस होते हैं। एक तो प्रोफेज, ये बेचारा प्रो हो गया होता है इसलिए इसे प्रोफेज कहा जाता है। फिर आता है मेटाफेज, फिर आता है टेलोफेज, सॉरी एनाफेज। एनाफेज टेलोफेज बेचारा मुझे अभी मारेगा। फिर आता है टेलोफेज। इसमें साइटोकाइनेसिस होता है जिसमें सेल का डिवीजन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। तो ये बेचारा स्टार्ट हो गया हम लोगों का कैरियोकाइनेसिस। अभी कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, तो उसमें क्या क्या होगा अभी हम पढ़ते हैं बाय स्टेप, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या होता है ना, तो प्रोफेज का चलो हम लोग 2 डिवीजन कर लेते हैं, एक अर्ली प्रोफेज, एक लेट प्रोफेज, ठीक है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा ना, मैं अभी बोल रही थी कि जो सेल में जो मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वो ऐसे पड़े होते हैं कहीं कहीं, ठीक है, ऐसे बॉल ऑफ ऊन, क्या कहा जाता है इन्हें, बॉल ऑफ ऊन, ऐसे पड़े रहते हैं। फिर इन लोगों का कंडेंसेशन होगा, तो पता चलेगा ना कि ये वाला ये क्रोमोसोम है, ये वाला ये क्रोमोसोम है। नहीं तो ऐसे पड़े रहेंगे तो कैसे पता चलेगा किसी को कि कौन कहाँ है, ठीक है। तो इसका अभी कंडेंसेशन होगा, ये ऐसे मतलब सिकुड़ जाएगा, ऐसे कंपैक्ट हो जाएगा और एक मतलब ऐसे मोटा सा एक धागा जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन अभी हो गया। तो उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रल रेज, ठीक है। एस्ट्रल रेज कहां से फॉर्म होगा, ये जो हम लोगों का सेंट्रोसोम था ना, सेंट्रियोल था, ये पेयर ऑफ सेंट्रियोल है, ये बनाएगा सेंट्रोसोम। इसे हम लोग कहते हैं, अरे इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम अभी क्या करेगा, अपने खुद से ये हो गया ना, ये देखो ये पेयर ऑफ जो सेंट्रोसोम था ना, ये 2 पेयर में रहेगा, एक सेल के ऊपर रहेगा, एक सेल के नीचे। यहाँ सपोज यहाँ के देख लो, ये एक सेंट्रोसोम हो गया, यहाँ पर एक सेंट्रोसोम हो गया। पहले एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल था, पेयर ऑफ सेंट्रियोल मिलके एक सेंट्रोसोम बना, वैसे और एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल मिलके एक और सेंट्रोसोम बना। तो एक सेल में ना 2 सेंट्रोसोम रहते हैं, 2 सेंट्रोसोम। ये क्या करते हैं, अभी इससे एक ऐसा रेज बनाते हैं, ठीक है, ऐसा रेज बनाने लगे। तो इसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रल रेज। इसे क्या कहते हैं, एस्ट्रल रेज। तो ये जो हो गया है ना, ये एस्ट्रल रेज और ये जो क्या सेंट्रोमियर, इसे हम लोग कहते हैं माइटोटिक एपैरेटस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, माइटोटिक एपैरेटस। ओके, सेंट्रोसोम स्टिल डू नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। सेंट्रोसोम अभी तक भी सेंट्रोसोम का एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर नहीं आया हुआ होता है, ठीक है। ओके सॉरी क्रोमोसोम स्टिल डू नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। अभी भी क्रोमोसोम ऐसे ही कहीं पड़े हुए रहते हैं, एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर नहीं आए हुआ होते हैं अभी तक। स्पाइरियम स्टेज इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे बॉल ऑफ वून जैसे दिखता है, ठीक है, बॉल ऑफ वून जैसे दिखता है, इसलिए इसे स्पाइरियम स्टेज कहा जाता है। एस्टर तो वही है, एस्ट्रल रेज। और माइटोटिक एपैरेटस भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट फेज,
ओके, तो समराइज कर लेते हैं एक बार कि इस फेज में हम लोग क्या क्या पढ़े। जो क्रोमोसोम होता है ना, मेन जो प्रोफेज का जो मेन पॉइंट होता है ना, वो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। और दोनों सेंट्रोसोम, ये अभी हाँ, अभी तुम लोग सोच रहे होगा कि ये दोनों साइड पे चले गए हैं, अभी नहीं, ये बस शुरू, मतलब अभी बनना शुरू होते हैं, नेक्स्ट पेज में ही जाते हैं ये लोग दोनों ऑपोजिट पोल का, अभी फिर लेट प्रोफेज में ही मूव करते हैं। पहले तो ये बनते हैं, उसके बाद फिर दोनों एंड तक सेल के जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिया हम लोग, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो गया, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन हो गया, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हो गया, डुप्लीकेशन होने के बाद माइटोटिक एपरेटस बन गया, और क्रोमोसोम का अभी भी डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर तो नहीं आया है, लेकिन लेट प्रोफेज तक आ जाएगा वो, ठीक है। ओके, तो लेट प्रोफेज में क्या हो गया, ये देखो क्रोमोसोम कंटेंस हो गया, अभी इसका एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर आने लगा है। तो सेंट्रियोल जो है ना, वो अभी ऑपोजिट पोल को मूव कर चुके हैं, ये देखो ये देखो, ये है, ये तुम्हारे सेंट्रियोल है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल, जिसे हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। ये एस्ट्रल रेज है, ठीक है, एस्ट्रल रेज। और स्पिंडल फाइबर भी बनना शुरू हो गए हैं, ये रहा तुम लोगों का स्पिंडल फाइबर। तो इसमें हम लोग को गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम से ये रहा एस्ट्रल रेज, और ये नीचे की तरफ जो जाके काइनेटोकोर से अटैच होगा, जो कि न्यूक्लियस से, मतलब क्रोमोसोम से जो अटैच होगा, उसे हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ठीक है। ओके, स्पिंडल फाइबर भी बन गए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस गल्गी ईआर डिसअपियर। अभी क्या होगा ना, लेट प्रोफेज में ये जो न्यूक्लियर एनवलप के अंदर ही रहेंगे ना, ये क्रोमेटिन फाइबर है जो क्रोमोसोम है। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्गी, ये जो मतलब न्यूक्लियस से जितने भी कनेक्टेड अपैरेटस हैं, वो सब डिसअपियर कर जाएंगे, डिसअसेंबल हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो प्रोफेज में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, एक तो पढ़ चुके हैं क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हो गया, फिर पढ़ चुके हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, इस सब का डिसइंटीग्रेशन हो गया, सेंट्रोसोम दोनों पोल की तरफ चले गए हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गए हैं और अटैच भी हो गए हैं, ठीक है। हाँ, तो prophase, which is the fast stage of the karyokinesis of mitosis, follows the S and G2 phase of the interphase. In the S and G2 phase, the new DNA molecule form are not distinct but intertwined. खुद से ऐसे उलझे हुए रहते हैं, बॉल ऑफ ऊन जैसे ऐसे उलझे हुए रहते हैं, गोल गोल कर दो ना ऐसे। The prophase is marked by the initiation of the condensation of chromosomal material. The chromosomal material become untangled during the process of chromatin condensation. Chromatin condensation में क्या होगा, जितने भी उलझा हुआ जो भी मटेरियल है ना, वो सुलझ जाएंगे और एक ऐसे कंडेंस हो जाएंगे. The centrosome which had undergone duplication during the S phase of interphase centrosome now begins to move towards the opposite pole of the cell. अभी opposite pole में जाना शुरू हो जाएगा. The completion of prophase can thus be marked by the following characteristic event. ये जो ऐसे point दिया हुआ है ना, ये बहुत ही important, directly इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं. Chromosomal material condense to form compact mitotic chromosome. अभी वो कंडेंस होके एक कंपैक्ट एक क्रोमोसोम बन गए हैं. Chromosome are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere. कितने सारे क्रोमेटिड्स हैं, 2, और ये अटैच है सेंट्रोमियर से. ये क्रोमेटिड हो गया, ये क्रोमेटिड हो गया, और सेंट्रोमियर से अटैच है. Centromere, okay, centrosome which had undergone duplication during the interphase begins to move towards the opposite pole of the cell. ये तो हम लोग बात कर चुके हैं. Each centrosome radiates out microtubule called as the asters, astral rays or aster. Two aster together with spindle fiber form the mitotic apparatus. The two aster together with spindle fiber forms the mitotic apparatus. So mitotic apparatus किस किस से बना हुआ होता है, aster से एंड स्पिंडल फाइबर से. एस्टर किससे बना हुआ होगा, सेंट्रोसोम प्लस एस्ट्रल रेज. आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ, ठीक है. ओके, अभी आ गया मेटाफेज. मेटाफेज में ना क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए ये एक बेस्ट फेज होता है, क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए. हाँ, अगर तुम लोगों को क्रोमोसोम का शेप स्टडी करना है तो एनाफेज बेस्ट होता है, ठीक है.
Okay, so this is the best stage to study the structure and morphology of the chromosome. Spindle fiber gets attached to kinetochore. Kinetochore क्या होता है? Kinetochore होता है, ये सपोज तुम लोगों का क्रोमोसोम हो गया, इसके दोनों तरफ ना ऐसे प्रोटीनेसियस एक ऐसे क्या कहते हैं लेयर जैसे होता है, ये होता है काइनेटोकोर. ओके, न्यूक्लियस तो डिसइंटीग्रेट हो गया है लेट प्रोफेज में. क्रोमोसोम्स आर अरेंज एट द इक्वेटर. हाँ, ये हमें जो माइटोसिस एंड म्यूसिस में जो इम्पोर्टेंट फेज है ना, वो ये है इक्वेटोरियल प्लेट का. ठीक है, तो बाकी जो 46 क्रोमोसोम है ना, ऐसे लाइन अप हो जाते हैं 1 2 3 4 करके तो नहीं होंगे, लेकिन ऐसे जो क्रोमोसोम है ना, वो ऐसे एक ही प्लेट पे इक्वेटर के पास ऐसे जाके अरेंज हो जाते हैं. इस प्लेट को कहा जाता है मेटाफेजिक प्लेट. क्या कहा जाता है इसे? मेटाफेजिक प्लेट. ठीक है, और ये जो प्रोसेस से होते हैं ना, जो क्रोमोसोम सेंटर की तरफ मूव करते हैं, वो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कांग्रेशन. This is the process by which the chromosome moves towards the center will be called as the congregation. ठीक है, ओके. हाँ, तो complete disintegration of the nuclear envelope mark the start of the second phase of the mitosis. ठीक है, complete disintegration of the nuclear envelope mark the start of the second phase of mitosis, that is the metaphase. Hence the chromosomes are spread throughout the cytoplasm of the cell. अभी क्या होंगे, सेल जितने भी क्रोमोसोम है ना, वो सेल में ऐसे मतलब स्प्रेड हो जाएंगे सारे सेल में. ठीक है, बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड they can observe clearly under the microscope. As the condensation is completed, it is quite obvious that we can see the chromosome structure very clearly. This is then the stage at which morphology of the chromosome is most easily studied. Morphology को बहुत ही easily इस stage में study किया जा सकता है. ठीक है, at this stage metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere. A small disc-shaped structure as the surface of the centromere is called as the kinetochore. Kinetochore भी हम लोग पढ़ चुके हैं. This structure serves as the site of the attachment of the spindle fiber to the chromosome. हाँ, तो ये जो kinetochore होता है ना, इससे ही स्पिंडल फाइबर अटैच होता है. ये देखो, ये स्पिंडल फाइबर आया ना, ये काइनेटोकोर से ही अटैच है. ठीक है, this structure serves as the site of attachment of the spindle fiber to the chromosome that are moved into the position at the center of the cell. Hence, the metaphasic phase is characterized by all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to the spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by the kinetochore to the spindle fiber from the opposite पोल. ये क्या बोल दिया, क्या बोल दिया ये देखिए, मैं तो बोल चुकी हूँ, ये एक सिस्टर क्रोमैटिक, ये दोनों आपस में सिस्टर होंगे. ठीक है, तो ये सिस्टर जो है, अभी अगर इसे हम ऐसे रख दें, ऐसे रख दें, तो ये देख लो, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड हो गया, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड हो गया. ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड को ये वाला स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ है. ठीक है, और ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड को ये वाला स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ है. ऐसे सारे क्रोमोसोम के साथ होगा, जितने भी 46 हैं वो सारे ऐसे ऐसे लेटे हुए हैं. एक सिस्टर को ऊपर से पकड़ा हुआ है, एक सिस्टर को नीचे से पकड़ा हुआ है. ठीक है, यही बोल रहा है. Okay, the plane of alignment of the chromosome at the metaphasic plate is referred to as the metaphasic plate. Okay, ये तो पता ही है हम लोगों को. वो जो इक्वेटर में जो अलाइनमेंट है क्रोमोसोम का, उसे हम लोग मेटाफिजिक प्लेट का कहते हैं. ओके, तो ये तो पॉइंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम. ओके, each spindle fiber attached to two different sister chromatids, right? Chromosomes are moved to the spindle equator and get aligned along the metaphasic plate through spindle fiber to the both pole. वो क्या होते हैं, ये यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर आ रहा है और यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर आ रहा है, और ये दोनों कहाँ से कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है. ठीक है,
ये हम लोग का मेटाफिजिक प्लेट हो गया। सॉरी, बहुत ही गंदा बना है, लेकिन एडजस्ट कर लो, समझना ही है बस। मेटाफिजिक प्लेट, ये हो गया मेटाफिजिक प्लेट। और क्रोमोसोम आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, अभी मूव करेंगी स्पिंडल इक्वेटर की दोनों जितने भी मतलब अभी ये तो एनाफेज में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आ गया एना, पहले तो प्रो वाला आ गया, फिर मेटा वाला आ गया, अभी आया है एना, ठीक है। हाँ, तो मेटाफिजिक प्लेट सॉरी, ओके ओके, तो मेटाफिजिक प्लेट में क्या होगा ना, ये एक क्रोमोसोम है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये काइनेटोकोर है। ओके, तो टू सिस्टर क्रोमेटिड आर, जस्ट अ मिनट, तो ये जो टू सिस्टर क्रोमेटिड कहाँ से अटैच होते हैं, ये तो हम लोग पढ़े हैं कि ये कहाँ से अटैच होते हैं, सेंट्रोसोम से, सॉरी सेंट्रोमियर से, कहाँ से कनेक्टेड होते हैं, सेंट्रोमियर से, ठीक है। यहाँ पर एक काइनेटोकोर, यहाँ पर एक काइनेटोकोर, ये है मेटाफिजिक प्लेट, समझ लो, ठीक है। यहाँ से स्पिंडल फाइबर आ रहा है, यहाँ से, अरे हाँ, तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर आ रहा है, इस काइनेटोकोर को अटैच हो गया, यहाँ से स्पिंडल फाइबर आ रहा है, ये वाला काइनेटोकोर को अटैच हो गया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, डिवीजन होगा, दोनों स्पिंडल फाइबर अपनी ओर खींचेंगे, दोनों ओर खींचेंगे तो सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड कर जाएगा, सेंट्रोमियर जो बीच में से टूट जाएगा, और दोनों जो क्रोमोसोम है ना, ऐसे विथ हाफ ऑफ द सेंट्रोमियर, दोनों क्रोमोसोम, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गए, दोनों बहनों को अलग कर दिया ये स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ना, वो नॉन कंट्रैक्टाइल फाइबर होते हैं। नॉन कंट्रैक्टाइल फाइबर मतलब क्या है, एक फाइबर होता है ना, जैसे कि रबर को अगर खींच लो तो वो फिर से सिकुड़ जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ रहता है ना, जैसे कि तुम लोग पेपर को खींच लो, पेपर को ऐसे दोनों साइड से ऐसे ये कर लो, तो क्या होगा, बीच में से टूट जाएगा। तो ये वैसे ही पेपर के मतलब पेपर जैसा एक स्पिंडल फाइबर होता है, पेपर जैसा होता है, मतलब वो बीच में से टूट जाता है, वो नॉन कंट्रैक्टाइल होता है, उसको अगर घींच के छोड़ दो तो वो नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो घींचोगे तो वो बीच में से टूट जाएगा। तो इसीलिए इसे क्या करना पड़ता है ना, बिना टूटने के लिए अगर घींचना, तो वो क्या, वो सेंट्रोसोम जो है वो तो खींचेगा ही स्पिंडल फाइबर को, हाँ, तो वो कैसे खींचेगा, ऐसे, ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना, ये ऐसे बने हुए होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के, राइट, ठीक है। अभी ये चार है, चार में से अगर मुझे इसे छोटा करना होगा तो मैं ये एक यूनिट को बाहर कर दूंगा उससे, ऐसे ही असेंबली और डिस असेंबली। अगर इसे लंबा करना होगा तो एक असेंबली में, एक यूनिट में जोड़ दूंगी, ठीक है, तो लंबा हो जाएगा। अगर लंबा करना होगा तो असेंबली कर लो, अगर छोटा करना है तो डिस असेंबली कर लो, सिंपल, ठीक है। तो ये as it is a non-contractile fiber, we have to, because the splitting is done by disassembly of the spindle fiber, okay। तो क्या बोल सकते हैं, अभी जो स्पिंडल फाइबर है, अगर उसको हम लोगों को रेगुलेट करना है तो हमें उसे असेंबली और डिसअसेंबली के थ्रू ही लेना पड़ेगा, ये आप लोग समझ लो, ठीक है। ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर का जब भी स्प्लिटिंग हो गया तो ये ड्यू टू हाँ, तो सेंट्रोमियर मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। जो सेंट्रोमियर है ना, वो दोनों तरफ हो गए, यहाँ भी एक सेंट्रोमियर आ गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ एक क्रोमोसोम, यहाँ एक सिस्टर चला गया, यहाँ एक सिस्टर चला गया, ठीक है। क्रोमेटिड्स विथ आर्म ट्रेल्स बिहाइंड, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि ये देखो, अगर मैं यहाँ से मैं खींचूंगी, यहाँ से मैं ऐसे ऊपर से ऐसे स्पिंडल फाइबर से ऐसे ऊपर लूंगी, तो ये ऐसे बेचारा मतलब ऐसे ही जाएगा ना, ऐसे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बहुत ही प्रेशर से इसे खींचूंगी ऊपर की तरफ, तो ये ट्रेल बिहाइंड मतलब ऐसे पीछे पीछे ऐसे जाएगा ना, ठीक है, वैसे ही। एट दिस फेज शेप कैन बी सेम, हाँ, क्रोमोसोम का शेप अगर आपको स्टडी करना है तो एनाफेज इज द बेस्ट, अगर स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी स्टडी करना है तो मेटाफेज इज द बेस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है
टेलोफेज। तो एनाफेज में क्या बोल रहा है एनसीईआरटी? एट द ऑनसेट ऑफ द एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेजिक प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड टू डॉटर क्रोमैटिड्स, अभी दोनों डॉटर क्रोमैटिड्स बन गए, now referred to as the daughter chromosomes of the future daughter nuclei। ये क्या है? जो दोनों डिवाइड वो हुए हैं जो कि फ्यूचर डॉटर न्यूक्ली बनेंगे अभी। begins their migration towards the two opposite pole as each chromosome move away from the equatorial plate, centromere of each chromosome remains directed towards the pole। centromere क्या है? जब भी वो सेंट्रोमियर से खींच रहा है तो सेंट्रोमियर दोनों पोल को हो जाएंगे एंड हेंस लीडिंग द एज विद द आर्म of the chromosome trailing behind, thus anaphase stage is characterized by centromere split and chromatids separate, chromatids move towards the opposite pole। तो ये जो एनाफेज में जो मेन फेज क्या होता है, एक तो होता है सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होना, क्रोमैटिड्स का सेपरेट होना और क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। ठीक है, फिर आता है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है ना, दिस इज द लास्ट फेज, दिस इज द लास्ट फेज। इसमें क्या होता है ना, देखो क्रोमोसोम तो आ गए, क्रोमोसोम डॉटर जो फ्यूचर डॉटर न्यूक्ली है वो दोनों तो आ गई, अभी फिर वो स्पिंडल फाइबर का क्या काम, स्पिंडल फाइबर डिजेनरेट हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट एट द ऑपोजिट पोल, क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमैटिड, हाँ होंगे ही क्योंकि वो सिस्टर क्रोमैटिड हैं, अभी ऐसे ही गए हैं तो एक एक क्रोमैटिड के साथ वो ऑपोजिट पोल पे होंगी और धीरे धीरे वो भी इंटरवाइन, मतलब अभी कंडेंस थे, कंडेंस रहने का अभी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी उनको डिवाइड करना है, फिर जो भी करना है, अभी तो वो ईज फेज में आ गए, रेस्ट फेज में आ गए, तो अभी क्यों स्ट्रेस लेके ऐसे जबरदस्ती का, मतलब पैकेज होना है, कहीं जाना था इसीलिए तो वो ऐसे करके कंडेंस होके चले गए। ठीक है, अभी तो वो फ्री होना पड़ेगा। ठीक है, वो अभी इंटरवाइंड हो जाएंगे फिर से, जैसे कि वो क्रोमैटिन थ्रेड में फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसे इंटरवाइंड हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस गल्गी फिर से अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये ऐसे क्रोमैटिन फाइबर बन गए और जो न्यूक्लियस, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्गी, ये सब फिर से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी क्या होगा, सेल के पास दो न्यूक्ली हो जाएगा, है ना, ये एक न्यूक्ली हो गया, ये एक फ्यूचर डॉटर न्यूक्ली और ये एक फ्यूचर डॉटर न्यूक्ली, दोनों हो गए, दोनों बन गए अभी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा माइटोसिस में, पहले फेज में तो कंडेंसेशन हो रहा था, फिर क्रोमैटिन जो फाइबर था उसका कंडेंसेशन हो गया, फिर मेटाफेजिक प्लेट में आके बाकी सारे क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो गए, जिसके हम लोग क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं। तो मेटाफेजिक प्लेट से ऐसे जो भी, मतलब ये दोनों बेचारे ऐसे थे, फिर एक आया क्या, स्पिंडल फाइबर आया, सेंट्रोमियर को अटैच हुआ और वो दोनों सेपरेट हो गए, दोनों को डिवाइड कर दिया। वो डिवाइड होने के बाद फिर ऑपोजिट पोल में चले गए, ऑपोजिट पोल में जाने के बाद फिर वो जैसे थे पहले क्रोमैटिन थ्रेड जैसे, वो क्रोमैटिन थ्रेड में कन्वर्ट हो गए, न्यूक्लियस जो गोल्गी अपरेटस था या फिर जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन था वो रीअपियर हो गया, अभी दोनों का न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो गया, कैरियोकाइनेसिस टेलोफेज में एंड हो गया। ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, कहाँ गया, that is the telophase, the chromosomes that have reached their respective poles decondense and lose their individuality, again they lose their individuality and individual chromosomes can no longer be seen and each set of chromatid material tends to collect at each of the two poles। ठीक है, This is the stage which shows the following key event। तो key event में क्या क्या हो गए, क्रोमोसोम cluster at opposite spindle pole and their identity lost as the discrete element, ये तो पता है। Nuclear envelope develop around the chromosome cluster at each pole forming two daughter nuclei, ये भी पता है। Nuclear loss, Golgi complex, ER reform, ये भी पता है ना। ओके, अभी आ गया साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, अभी सेल जो बन गया है ना उसका डिवीजन होगा। सपोज करो ये एक सेल है, ये बेचारा एक सेल है, ये फ्यूचर डॉटर न्यूक्ली है दोनों तरफ, तो इसमें क्या होगा, एनिमल्स के केस में ना क्या होगा, इसके तरफ ऐसे फोरो ऐसे ऐसे इन्वेजिनेट होना स्टार्ट करेगा, ऐसे बीज में से
और ये दोनों फोरो जाके फिर ऐसे बढ़ के ना ऐसे आगे जा जाके एक पॉइंट पे ऐसे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और यहाँ से 2 डॉटर सेल निकल जाएंगे विद देयर न्यूक्लियस। क्या हो गया ये? तो ये एक न्यूक्लियस था, ये एक था, इसमें सेल फोरो होना स्टार्ट हुआ, फिर दोनों सेल फोरो एक पॉइंट पे आके अटैच हो जाएंगे और दोनों डिवाइड कर जाएंगे। ठीक है, दोनों बन गए। हाँ, तो ये जो फोरो का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? सेंट्रीपिटली, सेंटर के तरफ हो रहा है। फोर्स पढ़े होगे तुम लोग फिजिक्स में, सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, ये याद रख लो। ये है सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ, और ये है सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की तरफ। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल मूवमेंट होंगे कहाँ? सेल फोरोस ग्रो सेंट्रीपिटली, सेंटर की तरफ हो रहे हैं, और सेंट्रीफ्यूगल में सेल से बाहर। अभी देखेंगे, अभी प्लांट सेल ले लो, अभी ये हो गया हम लोगों का प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में ये एक डॉटर न्यूक्ली हो गया, ये एक डॉटर न्यूक्ली हो गया। यहाँ जो सेल मतलब इसमें ना सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, वो भी किसका? मिडिल लेमेला का। मिडिल लेमेला अभी हम पढ़ेंगे आगे, और तुम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ चुके होगे शायद, सेल मतलब प्लेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये मिडिल लेमेला हो गया, ये वाला मिडिल लेमेला। मिडिल लेमेला कैसे ग्रो करेगा? यहाँ इस तरफ और इस तरफ ऐसे, ये धीरे धीरे ग्रो करके ना ऐसे एक प्लेट बना देगा। इसके ऊपर प्राइमरी वॉल बन जाएगा, प्राइमरी वॉल के सेकेंडरी वॉल बन जाएगा। पहले तो प्राइमरी वॉल बनेगा, उसके बाद ये डिवाइड कर जाएगा 2 डॉटर सेल में। ठीक है, हाँ, तो यहाँ कैसे बन रहा था? सेल से बाहर जा रहा था, तो ये सेल प्लेट फॉर्म सेंट्रीफ्यूगली। और जो फास्ट जो बनता है, जो सेल प्लेट में जो पहला जो सिंथेसाइज होता है ना, वो मिडिल लमेला होता है। फिर मिडिल लमेला के ना दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल बनते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल बनते हैं, फिर धीरे धीरे करके, हाँ, ये सपोज कर लो मिडिल लमेला है, यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल बन गया, यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल बन गया, मिडिल लमेला बेचारा बीच में रहेगा और दोनों सेल डिवाइड हो गए। यहाँ मिडिल लमेला ये बीच में रह जाता है बेचारा, और दोनों सेल डिवाइड कर जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल का मतलब डिपोजिशन स्टार्ट होगा। ठीक है, यही था साइटोकाइनेसिस। हाँ, तो mitosis is accomplished not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, karyokinesis, but the cell itself is divided into 2 daughter cell by the separation of the cytoplasm called as cytokinesis. ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। The end of which cell division gets completed, after which cell division is completed. In an animal cell, this is achieved by the appearance of the cell furrow in the plasma membrane. The furrow grows gradually, depends, ultimately joins the center and dividing the cell cytoplasm into 2. ये तो पढ़ चुके हैं, सेल का फोरो फॉर्मेशन होता है, एक जगह जाके ज्वाइन हो जाता है और सेल डुप्लीकेट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाता है। Plant cell, however, are enclosed by relatively inextensible cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism. In plant cell, wall formation start at the center of the cell and grow outward to meet the existing lateral wall. ठीक है, the formation of the new wall, new cell wall begins with the formation of the simple precursor known as the cell plate. जो छोटा सा एक प्रिकर्सर बनता है ना, उसको ही सेल प्लेट बोलते हैं। दैट रिप्रेजेंट एट द मिडिल लेमेला, जो कि मिडिल लेमेला है, बिटवीन द वॉल ऑफ द 2 एडजेसेंट, जो कि दोनों सेल के बीच में जो एडजेसेंट मतलब बीच में जो होता है ना, वो ही होता है मिडिल लेमेला। एट द टाइम ऑफ द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ऑर्गेनेल्स लाइक mitochondria